सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़ज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क में हर जानिब हम देखते हैं एहतजाज एहतजाज एहतजाज, इसी आवाज़ का शोर है, बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज का प्रोग्राम ही हम एहतजाज पर करते हैं, एहतजाज की बात करते हैं। आखिर एहतजाज कहते किसे हैं, ये होता क्या है, इसके लिए बैकग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड क्या होता है और क्यों किया जाता है। दुनिया में कई एहतजाज किए गए। अब जारी बात है, एहतजाज सिर्फ वही तो नहीं होगा जो हमारे मुल्क में होने जा रहा है और पता नहीं किस किस्म का, बगैर किसी वजह के। एहतजाज जब होते हैं दुनिया में तो लिटरली लोग हिलकर रह जाते हैं, बैकग्राउंड होता है। आज भी एहतजाज किए जाते हैं, हर रियासत में एहतजाज होते हैं और एहतजाज के ज़रिए अवाम दर हकीकत करती है जी अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखती है और मनवाती है। सिंपल कह लें जी, ब्लैकमेल करने का एक तरीका है, पढ़े लिखे वे में भी इस्तेमाल होता है, आपका हक भी होता है, अगर जमहूरियत हो तो जमहूरी हक भी होता है, लेकिन इसको कई बार नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं गन पॉइंट के जरिए आपने किया तो इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। कई बार एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि वो इनकलाब में तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, इनकलाब अगेन आई वुड से कि बहुत पॉजिटिव वे में भी आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार एहतजाज की वजह से हुकूमत वक्त को घर भी जाना पड़ता है और अगर हुकूमत अच्छी ना हो तो ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हुकूमत बेचारी कुछ नहीं करी तो फिर तो गलत बात है कि हुकूमत घर चली जाए। क्यों चली जाए भाई? कुछ ऐसे एहतजाज हुए जिन्होंने वाकई अगर मैं कोई तारीख बदल दी तो गलत नहीं होगा। एहतजाज एक ऐसा एलिमेंट भी हम कह सकते हैं जिसको किसी भी रियासत में इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। ये छोटे और बड़े पैमाने पर होते हैं और आए रोज़ ही होते हैं। तारीख की किताब एहतजाजी मुजाहिरों से भरी पड़ी, लेकिन मैं आपको चंद ऐसे बड़े एहतजाज आज गिनवाऊंगी, याद करवाऊंगी, आपकी मेमोरी रिकॉल करवाऊंगी जिन्होंने वाकई तारीख रकम की है, जो सही मायनों में एहतजाज थे, किसी वजह से थे, उनके फिर जारी बात रिजल्ट्स भी थे। अच्छा, इन एहतजाजों के ज़रिए मुतालिबात भी डेफिनेटली मनवाए गए और इन्हीं एहतजाजों में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, यानी जो अफेक्ट हो रहे थे, मुतासरीन थे, वो खुद सड़कों पर थे। डिफरेंस देखें ज़रा, जो अफेक्ट हो रहे थे, मुतासरीन थे, सड़कों पे थे। जो कुर्सी का लालच कह रहे थे बस कुर्सी किसी तरह मिल जाए, इक़्तिदार किसी तरह मिल जाए, जो मज़े हम इंजॉय कर रहे थे वो हमसे छिन गए, वो मिल जाए, वो सड़कों पर नहीं थे। जो मुतासरीन थे, अवाम थी, जमहूरी दौर में जमहूर जो होता है वो सड़कों पर थे। अच्छा जी, 6 मई 1867 ईयर, 6 मई 1867 लंदन की अगर मैं बात करूं तो जी क्लर्कनवेल से हाइड पार्क की जानिब एक एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। इस एहतजाज का मकसद क्या था? मकसद ये था कि लंदन में जो वर्किंग क्लास थी लोगों की, उन्हें वोट का हक दिया जाए, ये उनका मुतालिबा था। हुकूमत ने जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं उनको रोकने के लिए, किसी भी सिटिंग गवर्नमेंट का जारी बात है एक लाए अमल होता है, तरीकाकार होता है, तो वो क्या कहते हैं जी, एहतजाज में अगर एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर जाएगा तो ताकत का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि किया गया। उस एहतजाज में भी कई अफराद की गिरफ्तारी भी अमल में आई। इस तरह होता है अक्सर एहतजाज में, गिरफ्तारियाँ भी अमल में आती हैं। लेकिन इस एहतजाज ने, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ, साथ रजा विजुअल्स भी दिखा रहे हैं आपको, इस एहतजाज ने अपना मकसद अचीव किया, हासिल किया, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जो है ना, इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल, उसमें तरमीम कर दी गई थी, अमेंडमेंट कर दी गई थी और जितने मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया था उनको बाद में रिहा कर दिया गया था। यानी ये इसकी एक आप कामयाबी कह दें तो गलत नहीं होगा जी। आगे चलते हैं जी। जो ब्रिटिश रूल है उसने ये एहतजाज बरतानवी क़यादत की जानिब से मिस्री कायदीन की गिरफ्तारी के भी खिलाफ किया गया था। हज़ारों की तादाद में शहरियों ने, जो अगर मैं आगे चलूँ, हज़ारों की तादाद में शहरी थे जी, उन्होंने काहिरा के अल अज़हर महल के सामने मिस्र की तारीख का सबसे बड़ा मुजाहिरा किया था। अब ये मुजाहिरा आपको मैं ज़रा याद करवाती चलो, इस तहरीक का जो मकसद था बेसिकली वो क्या था। पहले तो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड होता है, मकसद होता है कि क्यों किया जा रहा है, इतने लोग बाहर क्यों निकले, उसके बाद रिजल्ट्स क्या हैं। लेकिन अगर मकसद नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, कोई ठोस आपके पास ग्राउंड नहीं होती, तो बस आप ऐसे ही निकले हुए हैं। जिस तरह अब आपको पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा जी, इस तहरीक की जो मैं बात कर रही हूँ, इसका मकसद मिस्र को बरतानिया के तसल्लुत से आज़ादी दिलाना था, एक बड़ा मकसद था। पुरतशद्दुद जो मुजाहिरे हुए थे उसमें जो तादाद बताई जाती है मिस्री शहरियों की जो हलाक हुए थे, तकरीबन 800 के करीब तादाद बताई जाती है। मगर बरतानवी हुकूमत ये जो पुरजोर तहरीक थी इसको रोकने में
अगर मैं कह दूं कि बुरी तरह नाकाम हुई, तारीख यही बताती है, तो गलत नहीं होगा। और बिल आखिर 1922 1922 सन यानी ईयर, इसमें मिस्र को बरतानवी राज से आज़ाद कर दिया गया। यानी जो इसका रिजल्ट था वो बिल्कुल पॉजिटिव था, जो वो चाहते थे वो हुआ। अगेन आई वुड रिपीट कि मकसद 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 था ठोस। अच्छा जी, 24 मार्च की तारीख 1964 1964 ईयर, अमरीकी रियासत अलबामा, तकरीबन 8000 अफराद ने एहतजाज किया। पिछले बारे में मैंने आपको 800 बताया, देखिए इसमें 8000 की मैं बात कर रही हूँ। इस एहतजाज का मकसद क्या था जी? इसका मकसद था कि जो सियाफाम अफराद हैं उनको वोट के इस्तेमाल का, आपको पता है, हक नहीं था, उनको हक दिया जाए। वो हक चाहते थे कि उनको भी वोट देने का हक दिया जाए, उनको रजिस्टर्ड किया जाए। और उस एहतजाज में जो गोरे लोग थे उन्होंने भी शिरकत की थी, जो सफ़ेद फाम हम कह दें। और हुकूमत ने उस एहतजाज में भी ताकत का इस्तेमाल किया, हमेशा की तरह जो सिटिंग गवर्नमेंट इस पर जिम्मेदारी होती है, तो वो जो भी फिर लायामल अपनाना चाहें। लेकिन एहतजाज आखिरी दिन में 30,000 अफराद तक जा पहुंचा। शुरू कहाँ से हुआ था? 8,000 जा पहुंचा 30,000, यानी 22,000 के करीब इजाफा हो गया आखिरी दिन तक। जिसकी वजह से हुआ क्या कि हुकूमत को जो वोटिंग राइट एक्ट है उसे पास करना पड़ा, और इस तरह ये जो सियाफाम अफराद हैं उनका भी जो वोटिंग का हक था उनको दे दिया गया। अच्छा जी, अब 28 अगस्त की तारीख है, 1963 ईयर है। इसमें क्या हुआ जी? अमरीका में नस्ली मसावात को फ़रोग देने के लिए एक रैली निकाली गई थी। इस मौके पर जो मार्टिन लूथर किंग है, उन्होंने, आपको मैं याद करवाती चलो, मेरा एक ख्वाब के उन्वान से, मेरा एक ख्वाब है, इस उन्वान से तारीखी तकरीर की थी। 2 लाख से ज़ायद नाजरीन, 2 लाख से ज़ायद मुजाहिरीन ने पुरअमन तरीके से वहाँ पे जमा होकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। और उस तकरीब का जो मकसद था वो उस वक्त के जो सदर थे जॉन एफ कैनेडी पर दबाव डालना था, उनको प्रेशराइज करना था कि वो इंसानी हकूक़ के इस्तेहकाम के लिए कानून साजी करें और जल्द अज जल्द करें। अच्छा, उस मार्च के 22 इंसानी हकूक़ एक्ट 1964 1964 और हक़ रायदही एक्ट 1965 यानी 1965 मंजूर हो गए थे। अब आगे चलते हैं जी। अरब स्प्रिंग दिसंबर 2010, ये तो बहुत से लोगों को याद होगा क्योंकि 10 साल पुरानी आपको बात बताने जा रही हूँ, बल्कि इससे भी कम, 9 साल पुरानी बात। 2010 में ट्यूनिस से तहरीक शुरू हुई, जिसके बाद पूरी अरब दुनिया में मुजाहिरों का एक, आपको याद होगा, सिलसिला चल पड़ा था। अच्छा जी, इसका सबसे मशहूर जो मुजाहिरा है वो मिस्र में अल तहरीर स्क्वायर में हुआ था। बहुत से लोगों को याद होगा, करोड़ों की तादाद में मुजाहिरीन, आपको याद होगा कि मिस्री सदर हुस्नी मुबारक को इक़्तिदार से हटाने के लिए जमा हुए थे और उनको बिलाखिर इक़्तिदार छोड़ना पड़ा था, यानी एहतजाज की कामयाबी। अब ये वो चंद एहतजाज हैं, ये चंद मुजाहिरे हैं, तारीख में इसलिए याद रखे गए, और मैंने भी आपकी मेमोरी रिकॉल करवाई कि इनकी वजह से वाकई सही मायनों में एक बड़ी तब्दीली आई। यानी वजह थी, हिम्मत थी, और फिर रिजल्ट्स भी थे, नताइज भी थे। लेकिन मकसद और लीडरशिप, मैं अक्सर कहती हूँ, जब तक मकसद ना हो और लीडरशिप ना हो कुछ नहीं होता। अच्छा, कोई भी एहतजाज हो, कोई भी मुजाहिरा हो, जब तक इसकी मकसद और लीडरशिप के अलावा समत का तयन नहीं किया जाए कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, समत ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब तक इसका मतलब एक आपकी जो डेस्टिनेशन है कि आपने जाना कहाँ पर है, कहते हैं जी बस में आप चले गए, लोकल बस में, आपको पता नहीं कि आपने किस स्टॉप पर उतरना है, आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी मंजिल मकसूद क्या है। तब तक कुछ वाज़ेह नहीं होगा जब आपको अपनी मंजिल ही नहीं पता। वो एहतजाज किसी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकता जिसका ना मकसद हो, ना जिसकी लीडरशिप हो, ना फिर कोई समत हो, डायरेक्शन हो, आपको अपनी मंजिल मकसूद का ना पता हो। जितने भी मुजाहिरे या एहतजाज की तारीख मैंने आपके सामने अभी रखी इस प्रोग्राम में, इनका मकसद क्या था? यकीनी तौर पे बहुत बड़ा मकसद था, तभी अचीव हुआ। इनका मकसद एक था, इन तमाम का मकसद बहुत मजबूत था, बड़ा ठोस था। मुजाहिरों में शामिल होने वाला हर फर्द ये बात बाखूबी जानता था, 100% जानता था कि वो उस मुजाहिरे में क्यों शामिल हुआ है। जो इन तमाम मुजाहिरों की क़यादत कर रहे थे, लोगों को उन पर कह दें कि एक अंधा एतबार, एतमाद भी था, ब्लाइंड ट्रस्ट था। एहतजाज हम देखते हैं कि हर रियासत में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारा मुल्क, हमारी रियासत, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान, इसमें भी अब पहली बार तो कोई एहतजाज की कॉल किसी ने नहीं दी, बड़े एहतजाज हुए, बल्कि आए रोज़ी होते रहते हैं। लेकिन इन एहतजाजों से हासिल क्या हुआ, ये है सवाल। रिज़ल्ट क्या? रिज़ल्ट
कि लोग धूप में ख्वार होते रहे, बारिशों में ख्वार होते रहे, सड़कों पर भटकते रहे। और एहतजाजों के दिनों में आपको पता है कि क्या हो रहा है, जब धरने हो रहे होते हैं क्या हो रहा होता है, क्या हालात होते हैं, लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा होता है ना। जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोगों ने जाना है, हमारी इकॉनमी मुतासिर हो रही होती है, बच्चों की स्कूलिंग मुतासिर हो रही होती है, बहुत से मसाइल जन्म ले रहे होते हैं। लेकिन अगर तो कोई मकसद है और कुछ अचीव हो रहा है तो ठीक है, मसाइल भी सार आंखों पर। लेकिन जब मकसद ही कुछ नहीं, हासिल ही कुछ नहीं, कि जमा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर फ़ायदा। इन एहतजाजों का मकसद था क्या, ये आज तक कोई ना समझ सका और समझाने वाले समझा भी ना सके। अच्छा जी, आमरीत के दौर में जो एहतजाज हुए वो क्यों हुए जी? जमहूरियत की बहाली के लिए हुए जी, जमहूरियत होनी चाहिए। लेकिन जमहूरी अदवार में जो एहतजाज हुए वो क्यों हुए और वो कामयाब ना हो सके, ये एक बड़ा सवाल। मुल्क की तारीख में बड़े बड़े एहतजाज हुए। इसी मुल्क में 126 दिन का आपको यादगार धरना तो याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, यादगार धरना 126 दिन का। लेकिन जिन मुतालिबात की वजह से वो धरना दिया गया था, वो मुतालिबात क्या पूरे हो सके? पूरे नहीं हो सके। अब फिर एक एहतजाज की तैयारी है, ज़ोर और शोर से जारी है। और एहतजाज का मकसद क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, यानी समत क्या है, इसकी लीडरशिप क्या है, कौन लीड कर रहा है और इससे हासिल क्या किया जाएगा, ये सुनते हैं जी उसकी ज़बानी जो लोगों से कह रहे हैं कि बाहर निकलो, ज़रा चलाइएगा रज़क ले। जिस तरह ये राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, मुझे यकीन जानिए लग ये रहा था कि बस वो कहने वाले हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसकी मुराद पूरी हो, आस्ताना शरीफियाँ पर तशरीफ़ लेकर आए और अपनी बारी का इंतज़ार करे, मुराद ज़रूर पूरी होगी। जो शख्सियत इस एहतजाज की क़यादत करने जा रही है, क्या लोग, ये मुल्क इस शख्सियत से जो क़यादत करने जा रही है, उस शख्सियत से ये एक्सपेक्ट करता है कोई कि उनकी बदौलत अवाम को रोज़गार मिलेगा या भूखे को खाना मिलेगा, मरीज़ को मुफ्त दवा मिलेगी, किसान को सस्ती खाद मिलेगी? सबसे पहला सवाल, इस एहतजाज का मकसद क्या है, समत क्या है? मकसद बता दें, समत बता दें कि डायरेक्शन क्या है और मकसद क्या है। इमरान खान का इस्तीफ़ा, इससे क्या होगा? मुल्क की मईशत ठीक हो जाएगी? इमरान खान अगर इस्तीफ़ा दे देगा तो मुल्क की क्या मईशत ठीक हो जाएगी? अच्छा, अगर ठीक हो जाएगी, आगे चलते हैं, करेगा कौन ठीक, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? जो पहले वजीर खजाना थे, वजारत समदी अमूर भी संभालते रहे थे, वो तो खजाने को टीके लगा लगे कि बेड़ा गर्क करके खजाना खाली करके वो इश्तिहारी करार पाए, वो जाके बैठे हुए एक आधी सेल्फी रिलीज हो जाती है उनकी। और जब अदालत यहाँ से बुलाते तो बीमारी का सर्टिफिकेट कोई ना कोई लेके दिखा देते कि मैं तो बीमार हूँ यहाँ पे। ऐसे लोग ठीक करेंगे वापस आके? वही लोग जो 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत कर चुके, वो लोग ठीक करेंगे? नाज़रीन दिल पर हाथ रखें, बताइए, लगता है आपको कि ठीक कर सकते हैं वो लोग जो तबाह करके भागते बने यहाँ से? क्या मैं बोलूं, भगोड़े का वर्ड बोलूं तो गलत नहीं होगा, सख्त लफ्ज तो नहीं होगा, भगोड़े हैं ये लोग, फेस नहीं कर पाते अब कि क्या क्या करतूतें थी इनकी। वही अजीम शख्सियत जो 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहकर भी कश्मीर के लिए एक टके का काम ना कर सके। दूसरा सवाल, इस एहतजाज में अगर मुतालिबा ना माना गया तो क्या होगा, फिर होगा क्या? कब तक बैठे रहेंगे ये लोग? कितनी हिम्मत है इनमें? 126 दिन बैठेंगे क्या, या 226 दिन बैठेंगे, या 5 साल वही पड़ाव डालेंगे? जो शख्सियत एहतजाज करने जा रही है वो कहते हैं कि फैसला वही करेंगे कि जी इस्लामाबाद पहुंचकर करना क्या है। वाह माशाल्लाह। अब तीसरा सवाल, क्या लोग तैयार हैं? क्या पाकिस्तान का आम आदमी तैयार है? मईशत बहरहाल बुरी हालत में है, कोई दो राय नहीं, हालात साजगार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद क्या आम आदमी खुद साख्ता तैयब उर्दगान की आवाज़ पर या कोई ख़त पर बाहर निकलेगा, या सिर्फ इस एहतजाज में एक मखसूस तबका और 2 सियासी जमातों के कारकुन ही शिरकत करेंगे? एक आम आदमी की अगर मैं बात करूँ तो आज भी इसलिए परेशान है कि इस एहतजाज से उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो डेली रूटीन है वो बुरी तरह से मुतासिर होगी, उस पर असर पड़ेगा, उसके आने जाने के रास्तों में खलल पड़ेगा। मैं आम आदमी की बात कर रही हूँ जिनके कंधे पे बंदूक रख के दोबारा चलाने के लिए आ रहे हैं। अब चौथा सवाल, इस एहतजाज से हासिल क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे? इस्तीफ़ा, 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 इस्तीफ़ा अगर हासिल कर भी लिया तो क्या होगा? मुल्क की हालत बदल जाएगी, इस बात पर यकीन कौन करेगा? अवाम करेगी। अवाम तो 3 बार यकीन कर चुकी है आप लोगों पर, दोनों सियासी जमातों पर किया अवाम ने बड़ी बार यकीन। क्या मिला बेचारी अवाम को? ये जुमला सुनने को मिला कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है।
इस जुमले से मैं अग्री करती हूँ आप लोगों के, इंतकाम ही ले रहे हैं आप लोग जमहूर से, जमहूरियत के नाम पर। इसके अलावा इस आवाम ने देखा क्या या सुना क्या? कुछ भी नहीं। 5वां सवाल, क्या ऐसे एहतजाज पहले भी किए गए? अगर किए गए तो इनका नतीजा क्या निकला? ज़रा बताइएगा। जो सर जोड़ के बैठते हैं ना आप तमाम बड़े लोग, ज़रा बैठ के सोचिएगा। इन तमाम सवालों के जवाब ना दीजिएगा हमें, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि सवाल जो हमने पूछे हैं आपसे, इस किस्म के एहतजाज, रैलियाँ, बयानात, ये सब माजी में आज की इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के खिलाफ देती रही हैं, करती रही हैं। आज जो इत्तेहादी हैं और एहतजाज करने निकल रहे हैं, मुल्क की तबाही और मुआशी बर्बादी का जिम्मेदार एक दूसरे को करार देते रहे। आज जो लोग हाथ में हाथ डाले एक दूसरे के साथ ये कहते हुए रोमांटिक गाने गाते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं कि हम वो हैं जो इस अवाम का मुस्तकबिल संवार सकते हैं, और मौजूदा हुकूमत को घर भेजना ही मुल्क के मुफाद में है, फ़ायदे में है, बेनिफिट में है। ये वही लोग हैं ना जो माजी में एक दूसरे की शक्ल तक देखने को तैयार ना थे, और इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल एक दूसरे के खिलाफ भी इसी तरह करते थे जो आज ये पीटीआई के खिलाफ कर रहे हैं, जो आज एक दूसरे को हजरत और बीबी कहकर बात करते हैं, से नीचे बात नहीं करते। वो माजी में एक दूसरे को सड़कों पर खुलेआम घसीटने की बातें करते रहे, साथ माइक भी तोड़ देते थे जज्बाती होकर, जिससे अभी घसीटने जा रहे हैं। जो आज एक दूसरे को ऐन जमहूरी कह रहे हैं, कल यही लोग एक दूसरे को जमहूरियत का बदतरीन दुश्मन करार देते रहे। ऐसा ही है ना नाजरीन? जो आज ये कहते हैं कि वो मिलकर इस कौम और मुल्क को सही समत देंगे, वो माजी में 3 बार इस इक़्तिदार पर बैठे रहे, मिल के बैठे रहे, खाते रहे। कुछ तो अब भी बैठे हैं, लेकिन देने ना इस कौम को रोटी दे सके ये लोग, ना कपड़ा दे सके, ना मकान दे सके, और एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराते रहे। मैं नहीं जिम्मेदार, ये नहीं जिम्मेदार, वो मैं जिम्मेदार नहीं। तो अब कौम कैसे इनकी बात पर यकीन कर ले? अगर एहतजाज करके कौम को दोबारा वही लोग अपने लीडर और रहनुमाओं की सूरत में देखने को मिलेंगे जो बार बार इस मुल्क पर हुकूमत करने के बावजूद कुछ ना दे सके, तो फिर ये एहतजाज किस लिए भाई? बता दो। और छठा सवाल, ये एहतजाज कर कौन रहा है? वो शख्स, जो मैं लीडरशिप की बात करती हूँ, वो शख्स जिसने कभी मुल्क के आम आदमी के मसाइल पर बात तक नहीं की, वो शख्स जिसने 10 साल वजारत और मरात इंजॉय किए लेकिन काम के नाम पर कभी कुछ कर ना सका, वो नाकाम शख्स, फ्लॉप शख्स, वो शख्स जिसने ना कभी तालीमी निज़ाम ठीक करने की बात की, ना सेहत के मसाइल हल करने की बात की, ना जिसने कभी एक आम आदमी के हकूक दिलाने की बात की, वो शख्स जिसने 10 साल सिर्फ खामोशी इख्तियार किए रखी, सिर्फ इसलिए कि उसको तो वजारत मिली हुई थी। वो शख्स तो 10 साल एक लफ्ज़ भी ना बोला, सिर्फ इसलिए कि उसको इस्लामाबाद में मिनिस्टर इनक्लेव में मुफ्त में घर मिली हुई है। अच्छा जी, अगला सवाल, ये एहतजाज किसके नाम पर किया जा रहा है? इस एहतजाज के तो बहुत सारे नाम हैं, इसके तो बहुत सारे मकासद दिखाई दे रहे हैं, इसकी कोई एक समत भी नजर नहीं, समत में पता नहीं ढेर सारी दिखाई दे रही, इधर जाने उधर पता ही नहीं है, कोई मंजिल मकसूद क्या ये भी नहीं पता। अब हद तो ये कि एहतजाज करने वालों का साथ देने वाले भी कभी इसको धरना कहते हैं, कभी मार्च कहते हैं, कभी लॉन्ग मार्च कहते हैं। ज़रा ये देखिए, शहबाज शरीफ साहब, आपकी हिम्मत को मैं सलाम पेश करना चाहूँगी कि जी आपने एक बार फिर कठपुतली सदर होने को तरजीह दी और अपनी सियासी जो नज़रिया है इसकी एक बार फिर अगर कह दूं कि कुर्बानी दे दी तो गलत नहीं होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज उनके अल्फाज का साथ दे रही थी नाजरीन? बिल्कुल नहीं दे रही थी, बिल्कुल नहीं दे रही थी। जो वो कह रहे थे लग नहीं रहा था कि वो इससे मुतमईन है, ये सेटिस्फाइड हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ नवाज शरीफ के ख़त के दबाव की वजह से मौलाना फजल रहमान का साथ देने के लिए भारी दिल के साथ आमादा हो गए। ये वैल्यू है शहबाज शरीफ की अपनी पार्टी में। लेकिन शहबाज शरीफ ज़ाती तौर पर भी इस आज़ादी मार्च, इसको लॉन्ग मार्च कह लें, धरना कह लें, पता नहीं कितने को ना रखे उन्हें, समझ नहीं आ रही कि नाम सही वाला कौन सा है, कुछ भी कह लें, उसका हिस्सा बनने के हामी नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर देख लें, ये देखें साफ नज़र आ रहा है। और वैसे अगर इतने जज्बाती हो तो कोई ना कोई माइक तोड़ के जाते, माइक भी नहीं तोड़ा कोई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब कहने वाले शहबाज शरीफ ने मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का एक बार फिर इजहार भी कर दिया है। शहबाज शरीफ आज़ादी मार्च का प्लान पूछते रहे, लेकिन मौलाना साहब शहबाज शरीफ को मुकम्मल और वाज़े प्लान बताने में नाकाम रहे। वैसे नाकाम शख्स तो नाकाम ही रहना था ना प्लान बताने में भी। शहबाज शरीफ ने पूछा कि एक दिन के जलसे के बाद भाई होगा क्या? मौलाना साहब ने जवाब दिया कि यह फैसला हम इस्लामाबाद पहुँच कर करेंगे। यानी मौलाना साहब को खुद प्लान नहीं पता, मंजिल मकसूद नहीं पता, पता नहीं वो भी देख रहे हैं कि
फ़ज़ा का रुख क्या होगा, हवा का रुख क्या होगा, मौसम क्या होगा, फिर देखते हैं कि क्या करना है हमने। बड़े चलाक हो तुझसे मौलाना साहब, मैनू ताड़ी समझ लग गई है। शहबाज शरीफ ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़े की बात मान लेंगे? हुकूमती मुज़ाकराती टीम अक्टूबर के आखिर में मुलाकात के लिए आई तो करेंगे क्या? शहबाज शरीफ मुमकिन गिरफ्तारी पर असफंद यारवली को कैसे लीडर मुकर्रर किया गया और असफंद यारवली को लीडर मुकर्रर करने पर अपोजिशन को एतमाद में क्यों नहीं लिया गया, जिनके सही जवाब मौलाना साहब नहीं दे सके। अच्छा, बिलावल ज़रदारी साहब की जमात भी अभी तक एक कश्मकश कह दूंगी, कश्मकश में मुब्तला दिखाई देती है कि आखिर करना क्या है। क्या अपने उसूलों और नज़रिए को एक बार फिर कुर्बान करना है? क्या मज़हब के नाम पर सियासत करनी है? क्या सियासत में मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करना है, जिसके वो खिलाफ ही हमेशा दिखाई देते हैं? इसमें हम तारीफ भी करते हैं उनकी। क्या अपने मकासद को हासिल करने के लिए दीन इस्लाम के नाम पर एहतजाज करना है? पीपल्स पार्टी अब तक ये फैसला नहीं कर पाई है, लेकिन ये दोनों सियासी जमातें चाहती हैं कि ये इस एहतजाज में अवाम ज़रूर शिरकत करें। ये चाहते हैं जी, इस एहतजाज में अवाम ज़रूर अपना हिस्सा डालें। भाई क्यों हिस्सा डालें? क्यों? अवाम के लिए क्या है? अवामी एहतजाज अवामी मसाइल के हल के लिए किए जाते हैं। अवामी जो एहतजाज होते हैं अवाम के लिए किए जाते हैं। अवामी एहतजाज अवाम के हुकूक के लिए किए जाते हैं। ये कौन सा एहतजाज है जिसका नाम भी डिसाइड नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि समत कौन सी है, करना क्या, वह जाके आपको पता होगा प्लान क्या है? ये कौन सा एहतजाज है? तुक्का एहतजाज तो नहीं है कि तुक्के मारे कि देखे जो तुक्का लग गया। इसका मकसद अब तक क्या है? धुंधला है, ब्लर, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कौन सा एहतजाज है जो मजहब की आड़ लेकर किया जा रहा है? ये कौन सा एहतजाज है जिसमें हर वो मखसूस टोला शामिल हो रहा है जो पिछले 10 साल बल्कि कई दहाइयों से, कई डेकेड से इस नाकाम सिस्टम से फ़ायदा उठाता रहा? वो ताजर इसमें शामिल हो रहे हैं जिन्होंने अपना अवाम के कंधों पर डाल दिया। वो साबिका सरकारी ओहदेदार इसमें शामिल हो रहे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी अपनी विरासत समझ कर की, और वो सरकारी नौकरी करने वाले शामिल हो रहे हैं जिनको अब ये डर है कि उनसे पूछा जाएगा कि ऑफिस में कितना टाइम दिया और कितना काम किया। और मदरसे के मासूम बच्चे शामिल हो रहे हैं, उनको क्या कहकर लाया जा रहा है? वही जो बिलावल के जलसे में कहकर ले जाया गया। वहाँ भी उन मासूमों से पूछा गया कि यहाँ क्यों आए हो? इसका जवाब उनके पास नहीं था। वो तो खेलने को अगर बात करें, खेलने कूदने की गर्ज से वहाँ पर आए थे बेचारे कि चले वहाँ पे कुछ खेल कूद कर लेंगे। तारीख गवाह है कि ऐसे एहतजाज ना कभी कामयाब हो सके, ना इनका कोई आउटकम निकल सका। इनका सिर्फ नुकसान हुआ है कौम को भी, मुल्क को भी। और ऐसे एहतजाजों में किसी आम आदमी ने शिरकत नहीं की। और पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में वैसे ही अवाम और हुक्मरान का जो रिश्ता है वो बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, बताने लायक ही नहीं है। ये जो एहतजाज कर रहे हैं ये तो साबिक हुक्मरान है, 3 बार इस मुल्क पर हुकूमत करने वाले हैं, और इनको तो अवाम ने मुस्तरद भी किया है। लेकिन ये क्या कुछ कहते रहे, क्या कुछ फरमाते रहे, और फिर मैं इनको क्या जवाब दूंगी और कैसे कहूँगी, कैसे नहीं चलेगा, बताते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे एहतजाज की। अब जो एहतजाज है जी, आवाम के नाम पर एहतजाज करने वाले आपस में कितने मुत्तहद हैं, इसकी मिसाल आज बाकायदा देखने को मिली जब शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरमाया कि वो मौलाना साहब को इस्लामाबाद में वेलकम करेंगे और जलसा करेंगे। क्या कहा मैंने? जलसा करेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। शहबाज शरीफ की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने मजीद ये बात वाज़ेह कर दी, या कहते हैं कि कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर की, कि अब तक नून लीग ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ देने का अमली तौर पर फैसला किया ही नहीं है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के ख़त की वजह से भारी दिल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन साथ ही साथ मौलाना साहब के साथ हाथ भी कर गए। कैसे? ये मामला है क्या, जानेंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान से। सदीक, शहबाज शरीफ साहब के बयान की अगर हम बात करें तो इसने तो मामला मजीद उलझा दिया है। इस्लामाबाद में आखिर होने क्या जा रहा है? मार्च, धरना या फिर जलसा? देखें, आप भी हमेशा कहती हैं और हमारे देखने वाले भी कहते हैं कि हम प्रोग्राम में ज़ाहिर है ख़बरें इस तरह की होती हैं कि बड़े संजीदा से रहते हैं। तो मैंने आज सोचा कि शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन पे 2 मैंने ये अशार हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो तर्जमानी करेंगे उस सूरत हाल की जो कि हमें टीवी पे नज़र आई। अगर आप उनकी आवाज़ दोनों की म्यूट करके और सिर्फ उनके चेहरे देखें तो वो पहला शेर, वो शाकिर शुजा आबादी साहब हमारे सराइकी शायर हैं, उनका वो जो शेर है कि
असा उजड़े लोग मुकदरा दे वैरान नसीब दा हाल ना पूछ, तू शाकिर आप सियाना है सारा चेहरा देख हालात ना पूछ। आप अगर उनके चेहरे देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने एक दूसरे के करीब हैं। दोनों की बॉडी लैंग्वेज और मौलाना साहब का जो चेहरा था वो शिकस्त खुर्दा, फिर वो जो उनकी जो आवाज़ थी, जो उनकी बातचीत थी, उस हवाले से मेरे ख्याल अहमद नदीम कासमी साहब का शायद शेर है, अगर उनका नहीं है तो माजरत जिनका भी है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अपनी आवाज़ की लर्जिश पे तो काबू पा लो, प्यार के बोल तो होंठों से निकल जाते हैं, अपने तेवर तो संभालो कि अपने तेवर तो संभालो कि कोई ये ना कहे दिल बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। तो ये दो शेर हैं जो तर्जमानी करते हैं आज की सारी सूरत हाल की, कि फजल रहमान साहब लेने तो गए थे इमदाद, सियासी भीख के लिए वो गए थे उनके दर पर, लेकिन उनको मिला क्या, सिर्फ तसल्लियाँ। जैसे आसिफ अली जरदारी साहब ने सिर्फ दुआ दे दी, बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी इखलाकी सपोर्ट है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब दिलों के वज़ीर आज़म हैं, इसी तरह जो मौलाना फजल रहमान हैं वो अपोजिशन के इखलाकी तौर पे लीडर हैं। बाकी देखें, शायद ये किसी ने इस पॉइंट पे इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, आपने बिल्कुल इस बात को सही आपने समझा है, देखा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम मौलाना को इस्लामाबाद में वेलकम कहेंगे। भाई मौलाना इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो आप वेलकम कहेंगे। मौलाना को ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब मौलाना सिंध से पंजाब में दाखिल होना तो ये चाहिए था कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं सादकाबाद रहीम यार खान में मौलाना साहब का इस्तकबाल करूँगा, उनके साथ रवाना होऊंगा, नून लीग को लीड करूंगा। कारकुनान को हुक्म देते कि सारे तैयार हो जाओ, गाड़ियां तैयार करो, राशन तैयार कर लो, तैयारियां कर लो, हमने मौलाना को पंजाब इंटर होने पे इस्तकबाल करना है। मौलाना को लेकर अपने कायद मौलाना फजल रहमान को, क्योंकि इस वक्त प्रैक्टिकली नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के लीडर, रहनुमा, राहबर जो हैं वो मौलाना फजल रहमान हैं, कप्तान मौलाना फजल रहमान साहब हैं। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों के कारकुनान, अपनी पार्टियां वो ठेके पे दे दी मौलाना साहब को। लेकिन उन्होंने ऐलान क्या किया है? उन्होंने कहा हम मौलाना साहब को इस्लामाबाद में वेलकम कहेंगे। यानी मौलाना साहब अगर जो गैर कानूनी काम करने जा रहे हैं, अगर शैलिंग खाने के बाद, कारकुनान को सिक्योरिटी एहलकारों से लड़वाने के बाद, पुलिस से तसादुम के बाद, कंटेनर हटाने के बाद, रुकावटें तोड़ने के बाद, बैरियर क्रॉस करने के बाद अगर मौलाना साहब इस्लामाबाद पहुंच गए तो हम उनको वेलकम कहेंगे। ये कोई बात है करने वाली? और एक और मैं आपको बात बताऊं, मैंने अभी जब ये शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने एक नून लीग के बीट कवर करते हैं, बस मैं आखिरी बात ये कर लूं कि मैंने उन रिपोर्टर को जो नून लीग को बड़े करीब से जानते हैं, मैंने उन्हें कॉल की। मैंने कहा सर ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने तो खत लिखकर ये कहा था कि जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो मौलाना के साथ निकले। ये तो कह रहे हैं कि हम निकलेंगे नहीं, हमसे रिसीव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के खाते में कहीं भी धरने का जिक्र नहीं है, जलसे का जिक्र है और जलसे में नून लीग शिरकत करेगी। यानी आप देख लें कि अगर पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा यह था कि मौलाना के साथ निकला जाए तो फिर आप वहीं से निकलें, लाहौर से निकलें, आप सादकाबाद से निकलें, रहीम यार खान से निकलें, हर शहर से निकलें, सिंध से निकलें मौलाना के साथ। ये क्या कि आप पहुंचेंगे तो हम आपको वेलकम कहेंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में सदीक, कल मैं एक निजी टीवी चैनल पे रिपीट शोज में हम रात को जाके प्रोग्राम्स देखते हैं, अपने प्रोग्राम्स भी देखते हैं यूट्यूब पे, उनके भी देखते हैं दूसरे लोगों के। तो मैं एक प्रोग्राम देख रही थी, उस प्रोग्राम में मौलाना साहब की पार्टी से खातून बैठी हुई थी और एक पीटीआई की खातून थी, मैं नाम नहीं लूंगी दोनों का। अच्छा जी, गुफ्तगू ये कर रही थी, उन्होंने कहा कि आप नहीं जाएंगी वहाँ पे खवातीन। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि जब बॉर्डर पे फौजी लड़ते हैं तो खवातीन तो घर में बैठ के दुआ करती हैं। और तो उनके जवाब की समझ नहीं है कि आप तो भी सियासत में है ना, आप घर में बैठ के क्या दुआ करेंगी। दूसरी बात यह कि अगर मेज़बान खवातीन ही वहाँ पे ना हो और नून लीग की खवातीन जाने के लिए बड़ी तैयार है कि हम जाएंगे, अब वहाँ पे वो चली जाती हैं तो मरियम औरंगजेब अगर चली जाती हैं, माइजा चली जाती हैं, या जितनी भी खवातीन हैं, सॉरी मैं उज़्मा बुखारी साहबा चली जाती हैं, तो वहाँ पे उनका इस्तकबाल क्या हाफिज हमदुल्ला जैसे लोग करेंगे जिन्होंने मारवी सरमत के साथ क्या किया था? आपको याद होगा निजी टीवी चैनल पे, मैं तो खुद उन दिनों में डॉक्टर बाबर रहमान के साथ प्रोग्राम करती थी, मैंने तो खुद वो तमाम वाकया देखा था और मेरे होश उड़ गए थे कि कोई इस तरह भी कर सकता है किसी खातून के साथ। देखें, आपको अफसोस हो रहा है उस वाक़े पे और आप वो अल्फाज ज़ाहिर है नहीं दोहराएंगी, मैं भी नहीं दोहरा सकता, हमारे ये ख़वातीन भी ये प्रोग्राम देखती हैं, फैमिलीज भी देखती हैं, हम वो अल्फाज नहीं दोहरा सकते जो हमदुल्ला साहब ने मारवी सरमत साहिबा के लिए कहे थे। लेकिन आपको और हमें, हाँ, हमें इसलिए बात नहीं करनी चाहिए कि आज वही मारवी सरमत साहिबा वो मौलाना फजल रहमान की जमात की तर्जमान बनी हुई हैं। आज गुल बुखारी साहिबा मौलाना फजल रहमान की कोऑर्डिनेटर बनी हुई हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बिल्कुल ये हमारी खुशखबरी जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, जो मोमबत्ती माफिया की के लिए काम करती हैं, उनके लिए मैंने ये कहा है कि अगर मौलाना साहब का दौर आ गया, इनके इक़्तिदार आ गया, तो मुझे यकीन है कि जो मौलाना साहब की तालीमात हैं
उसके बाद हमारी ये खवातीन अगर टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगी तो इंशाल्लाह टोपी वाले वो जो बुरके होते हैं ना, हमारे अभी भी बैकवर्ड इलाकों में ये टोपी वाले बुरके पहन के ये खवातीन प्रोग्राम करेंगी या टीवी पे बैठेंगी। ये तालीमात हैं, ये फिक्र और सोच है मौलाना फजल रहमान साहब की जमात की। आप अंदाजा लगाएं, एक क्रेडिट तो आप इमरान खान को दें कि इमरान खान की नफरत में वो सो कॉल्ड लिबरल, दानिश्वर और सेकुलर और जो बिल्कुल मजहबी एक फिक्र और सोच रखते थे वो दोनों एक पेज पर आ गए हैं, दोनों मुत्तहिद हो चुके हैं, दोनों मौलाना की मोहब्बत में, इमरान खान के बुग्ज में इकट्ठे बैठने को तैयार हैं, एक कंटेनर पे सवार होने को तैयार हैं। सदीक, ये मौलाना साहब और जैसे लोगों का तो ये भी ख्याल था कि बेनजीर जब वजीर आजम बनी थी कि बेनजीर तो वजीर आजम नहीं बन सकती, खातून वजीर आजम कैसे बन सकती इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, लेकिन बनी बेनजीर वजीर आजम और एक बार से ज्यादा बनी। बिल्कुल, वो ज़ाहिर है फिर बेनज़ीर ने जब हिस्सा बकदर जुस्सा दे दिया तो फिर वो खातून की जो हुक्मरानी थी वो जायज़ हो गई थी। और अब भी ये हुकूमत देखें ना, ये हुकूमत जो बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के जो वफाक में यहूदी एजेंट की हुकूमत है, उसी यहूदी एजेंट की जमात को उन्होंने लड़काना में कामयाब कराया है। मुबारकबाद पेश करते हैं मौलाना साहब को, उनकी सपोर्ट से वहाँ पे यहूदी एजेंट की जमात जो है उसको कामयाबी मिली है। और दूसरा देखिए, ये कहते हैं कि ये असम्बली जो है ये नाजायज़ असम्बली है, ये हराम का सिस्टम है, ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इनके तर्जमान टीवी पे बैठ के, लेकिन उस हराम सिस्टम, उस हराम असम्बली के मुराद, पैसे, तनख्वाहें, गाड़ियाँ, सब कुछ हलाल हो चुका है। मौलाना फजल रहमान साहब के अपने बेटे जो हैं वो मजहबी अमूर की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं, उनको 1300 सीसी गाड़ी मिली हुई है, उसमें क्योंकि डीजल नहीं डलता पेट्रोल डलता है तो पेट्रोल 360 लीटर उनको मिलता है, उनको मोबाइल मिला हुआ है, उनको लोग मिले हुए हैं, उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, उनको सरकारी घर मिला हुआ है, यानी मुर्गी हलाल शोरबा हराम, ठीक है। और ये वही असम्बली है जिसको वो कहते हैं कि नाजायज़ असम्बली है, गैर कानूनी तरीके से आई, गैर आईनी तरीके से आई। उसके सदर भी बनना चाहते थे मौलाना फजल रहमान, उस असम्बली के वोट लेके। मौलाना फजल रहमान साहब का बेटा डिप्टी स्पीकर भी बनना चाहता था। इस वक्त उनके पास कायमा कमेटियां भी हैं, वो असम्बली से तनख्वाहें भी ले रहे हैं। भाई अगर आपने फैसला कर लिया कि आप डू और डाई आखिरी मार्का लड़ने आ रहे हैं और आपको कामयाबी का यकीन भी है तो फिर इस्तीफे दीजिए। फिर आप पैसे क्यों जो है वो इस असम्बली से तनख्वाहें क्यों वसूल कर रहे हैं? ये तो सिस्टम ही करप्ट है ना, ये तो गैर आईनी असम्बली है। तो आप फिर, और आपने जो खवातीन की बात की, कैप्टन सफदर साहब ने हमें ये खुशखबरी सुनाई थी कि 22 के 22 करोड़ लोग जा रहे हैं। खैर उन्होंने उसमें यह नहीं कहा था कि डॉक्टर फिजा अकबर के अलावा 22 करोड़ जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि 22 के 22 करोड़ आ रहे हैं। तो पता नहीं 22 करोड़ में आप शामिल हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि 22 करोड़ अगर आ रहे हैं तो उसमें तो फिर खवातीन भी शामिल है। पाकिस्तान की आधी आबादी तो खवातीन पे मुश्तमिल है, तो इसका मतलब है फिर खवातीन भी आ रही होंगी। अगर मैं या आप वहां पे चले गए ना तो जितने भी जो धरना के 22 करोड़ का मतलब 22 करोड़ अपने डायरेक्शन और मौलाना साहब को भूल जाएंगे, फिर उनकी नजरें सिर्फ डॉक्टर फिजा और सदीक जान पर ही होंगी, हमें मारने को चल दौड़ेंगे वो। तो मैं तो जाने का रिस्क कभी नहीं लूंगी ऐसे लोगों के धरने में। अच्छा मुझे बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कहीं शहबाज शरीफ साहब वैसे तो मौलाना को वेलकम नहीं करेंगे जैसे उन्होंने अपने भाई को नवाज शरीफ को वेलकम किया था एयरपोर्ट पर, जहां पहुंच ही नहीं सके थे। जी पुरानी बात का भी जवाब दे सकते हैं आप, तबसरा कर सकते हैं। बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की। नहीं, ये जो पॉइंट आपने बिल्कुल ज़बरदस्त आपने पॉइंट उठाया कि नवाज शरीफ साहब लंदन से लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए, लाहौर एयरपोर्ट से अडियाला पहुंच गए, और जब नवाज शरीफ साहब अडियाला में पहुंचे और उनको बिस्तर बिछा के दिया गया और वो लेट गए ज़मीन पे और सो गए, उस वक्त शहबाज शरीफ साहब माल रोड तक पहुंचे थे और वहीं से कारकुनान को वापस लेके चले गए। नवाज शरीफ लंदन से अडियाला के बिस्तर तक पहुंच गए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जाती उम्र से एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचे थे। और इसीलिए नून लीग के अंदर जो मरीम नवाज और नवाज शरीफ कैंप के लोग हैं वो बुरा भला कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ बातें करते हैं। वो कहते हैं कि ये फिक्र के दोनों साइडों पर खेलते हैं। फिर आपको याद होगा जिस दिन एक बड़ी अहम मीटिंग थी APC थी इस्लामाबाद में, तो शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन कहा कि जी वो मौसम खराब है, फ्लाइट डिले हो गई है। हालांकि उस दिन कोई फ्लाइट डिले नहीं हुई थी, मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा मौसम खराब है। एक दिन फिर यहाँ पे एहतजाज रखा हुआ था अपोजिशन ने, उस दिन शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द जो है वो मसला हो गया। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का नाम उन्होंने मौसम रखा करेंगे, उनकी जो कमर खराब होती है तो कहते हैं मौसम खराब है, बिल्कुल कोड वर्ड बिल्कुल। और ये जो वो तो एक वो शेर भी है ना कि नीयत ख़राब है या तबीयत ख़राब है। मेरा ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कमर दर्द का मामला है वो मशरूत है रावलपिंडी के एक डॉक्टर की एडवाइस पे। अगर रावलपिंडी के डॉक्टर्स ने, आप समझ रही होंगी रावलपिंडी के डॉक्टर से क्या मुराद है, अगर वहाँ का जो बोर्ड है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दे दी कि आप शिरकत कर लें, कोई मसला नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे। वरना उन डॉक्टर्स ने कह दिया कि नहीं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की कमर में दर्द होगा, फिर शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद नहीं आएंगे। और मौलाना साहब को तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग आपको कह रहे हैं कि डट जाएँ, लड़ जाएँ, पहुँच जाएँ,
तो मौलाना साहब जागते रहना, इन्नत ना रहना, ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब को कहते थे नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। जब मियाँ साहब ने कदम बढ़ाया तो फिर वो बाहर पहुंच गया, लेकिन इधर एक बंदा भी पीछे नहीं था। और फिर ये रऊफ क्लासर साहब, अरशद शरीफ साहब बताते हैं कि लंदन के अंदर मियाँ साहब खिताब कर रहे थे जलावतनी के दिनों में, तो मियाँ साहब जी आप कंप्लीट कीजिए। बात मैं मुकम्मल कर लूं कि नवाज शरीफ साहब खिताब कर रहे थे जलावतनी के दिनों में, तो मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब ने जब खिताब के दौरान एक कारकुन ने नारा लगाया नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो मियाँ साहब ने कहा शट अप, बकवास बंद करो। यही नारे 99 में लगते थे, मैंने कदम बढ़ाया, पीछे देखा एक बंदा भी नहीं था और मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। तो इसलिए मौलाना साहब को भी देखना चाहिए कि उनके साथ भी वही ना हो जो नवाज शरीफ साहब के साथ 99 में हुआ था, जब वो जलावतनी से वापस आए 2007 में, उनको यहाँ पे एयरपोर्ट के बाथरूम में बंद कर दिया गया था। और मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, तो ये ना हो कि मौलाना साहब हैरान कौन सिचुएशन ये सदीक, और हैरत की बात ये है अगर सिर्फ इसी बात को नोट कर लिया जाए तो तमाम लोगों को समझ आ जाएगी कि मौलाना साहब चाह क्या रहे हैं और खुद कितने कंफ्यूजन का शिकार हैं ये, कि जी हम वहाँ जाके बताएंगे कि हमने क्या करना है, यानी प्लान इनको भी क्लियर नहीं है। तो इस एहतजाज को लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये एहतजाज वो वाला धरना तो जलसे में भी कन्वर्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से इसको तुक्का धरना भी कह सकते हैं। तुक्के का मतलब आप समझते हैं ना कि जो तुक्का लग गया, मौसम जो होगा, फजा क्या बता रही होगी, क्या टेम्परेचर होगा सियासी, तो देखेंगे कि हमने क्या करना है। यानी इनको खुद नहीं पता कि हमने क्या करना है। ये नाकामी इनकी अभी से दिखाई दे रही है। देखें बात यह है कि ये मौलाना ने कहना शुरू कर दिया है, हाँ मौलाना ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैंने कब कहा था मैं धरना दूंगा, ये तो मीडिया वाले कह रहे हैं। और शुक्र है ये ज़्यादा लोगों ने कहा है, वरना ये भी आप पे डाल देते कि फिजा अकबर की साजिश है, उसने धरना बना दिया, हमने तो धरने का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया था, हमने तो सिर्फ जलसे का मेरे से तो नाराज रहते हैं मौलाना साहब खुद अब साफी को कह रहे हैं कि हमने धरने का कहा ही नहीं है, तो तैयार नहीं होता, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब नहीं दे सकते, बेसिकली डरते हैं मुझसे। ठीक बिल्कुल ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया, वक्त भी खत्म हो गया आपके तबसरे का। बड़ी खबर को कमेंट देना चाहे तो आप दे सकते, 30 सेकंड्स हैं। ठीक है जी सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपनी बड़ी खबर के लिए, आपके तज़किरे के लिए, आपके तबसरे के लिए। आपको शेर भी बहुत याद आ रहे थे क्योंकि आज शहबाज शरीफ की बात हो रही थी, तो शहबाज शरीफ की बात पे आपने बहुत अच्छी शायरी भी की, बड़े अच्छे अच्छे शेर भी सुना के नाजरीन को महसूस किया। मेरे ख्याल से नाजरीन ने आज पहली बार सदीक आपको हंसते हुए भी देखा होगा। मैं अक्सर सदीक से कहती हूँ कि सदीक इतना सीरियस रहता है, थोड़ा सा हंस के भी खबर दे सकते हो। तो सदीक आज आपने बड़ा एंजॉय करवाया नाजरीन को, और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।